नमस्कार मेरे दोस्तों एवं प्यारे भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों। हम आपको आज कक्षा 10 की एसएसटी की क्लास में जियोग्राफी से संबंधित पर्यावरण के पाठ्यक्रम के अनुसार जो एनसीईआरटी की बुक है इसके माध्यम से आपको यह बताना चाहेंगे कि आप आज अध्ययन करेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो अध्याय 2 है। इसके बारे में आप समझेंगे, जिसमें आप वनों के बारे में समझ पाएंगे, वन जीवों के बारे में समझ पाएंगे तथा वनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है तथा जीव संसाधन का क्या एक अहम योगदान है हमारे जीवन में। इसके बारे में आप ज़्यादातर मात्रा में चीज़ों को अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप ब्रह्मांड में देखते हैं कि अनेकों प्रकार के ग्रह हैं, जिसमें से एक प्रमुख ग्रह आपकी पृथ्वी भी मानी जाती है। इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, इस बात का एक साक्ष्य यह देखने को मिलता है कि इस पर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु सब आपको देखने को मिलते हैं। जल, वायु, अग्नि, ये समस्त चीज़ें यहाँ पर प्राप्त की जा सकती हैं, जिसका हम एक प्रमाण के रूप में ले सकते हैं तथा यह मान सकते हैं कि इसी के द्वारा ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और व्हील, जो कि ब्लू व्हेल के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक बहुत ही बड़ा जीवधारी है, जो स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा और छछूंदर सबसे छोटा माना जाता है। ऐसे करोड़ों दूसरे जीवधारी के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। जैव विविधताओं से यह भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रकार की ऋतुएं, अनेकों प्रकार की यहाँ पर परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, जिससे हमारे भारत देश में आप देखें या संपूर्ण विश्व में ही देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का ही निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसकी विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो जीवन है, जो कि इन्हीं तमाम वस्तुओं पर ही निर्भर है। जो ये जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वनस्पतियाँ, इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर हम दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। आप समझ पाएंगे कि जो मानव जीवधारी जनित प्रक्रिया है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे जो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है वह पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ही होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले अपना भोजन स्वयं के द्वारा बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर आधारित हैं। और इसको खाकर द्वितीयक के रूप में हम देखें तो ऐसे जीव आते हैं जो इन्हें खाकर इनका भोजन बनाकर, जैसे खरगोश मान लिया जाए, या कुछ ऐसे जीव हैं जो इनको प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको द्वितीयक, और उनको जो ग्रहण करते हैं, खरगोश को अगर ग्रहण कर लेता है शेर या अन्य जीव, तो उसको हम द्वितीयक से तृतीयक में देखते हैं। और एक जीव आता है सर्वाहारी, जिसमें मनुष्य को हम देखते हैं। तो ये समस्त चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो कहने का यथार्थ ये हुआ कि एक
वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, ये तो मनुष्य के लिए है। परंतु पारिस्थितिकी तंत्र में जब कोई स्वयं से भोजन बनाता है परंतु दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, तो यही चक्रण प्रक्रिया ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है, जिसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वन्य जीव जो है, जीव आत्माएं जितने भी हैं सब इसी पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल का ही एक हिस्सा है और इसके द्वारा ही एक दूसरे के ऊपर ये कार्य करते हैं। इसको हम प्रजनन क्रिया भी मान सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में वनस्पतियां और प्राणी जात किस प्रकार से हैं। भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इसमें कौन कौन से प्रमुख जीव रहते हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। जैव विविधता का अर्थ है कि हमारी जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानी जाती है मुख्य रूप से। इसी के कारण हमारे भारत देश में कहीं पर अधिक सर्दी तो कहीं पर अधिक बरसात और कहीं पर अधिक ज़्यादा मात्रा में गर्मी को देखने को मिलता है। इसी से हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता यानी जैव मंडल के अनुसार अनेक प्रकार की ऋतुओं तथा अनेक प्रकार की वनस्पतियों से सम्मिश्रित माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता वाला देश है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख यहाँ पर पाई जाती है। जो विश्व का एक जैव मंडल का हम अनुभव देखें और उसकी गणना करें तो उसका 8% भाग भारत देश में है, जो कि 16 लाख है। वो उनकी बात की जा रही है जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। जो वर्तमान में खोजी गई जातियाँ हैं उनसे भी अधिक कहीं मानी जाती हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके थे। कहने का अर्थ यह है कि जो चीज़ें आप पहले भी पढ़े हैं आप शुरू से ही 6 से 7 से 8 से 9 से 10 इस तरीके से 6 7 8 9 10 और आगे चलकर इसको पढ़ते ही रहेंगे। परंतु हम उसका अध्ययन एक क्रमानुसार करते हैं ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें पता होती जाएं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो वह माता के लिए दूध माँ के लिए दूध मांगता है कि माँ से हम दूध प्राप्त करेंगे। तो एक भोज्य पदार्थ उसको ग्रहण पेय पदार्थ के रूप में मिलता है जो उसमें संपूर्ण शक्ति भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि यह जो संसार है, यह जो पृथ्वी है, ये तमाम प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार की वन जातियाँ वन्य जीव सब इसी पर है, परंतु हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप कई लेसनों में पढ़ते आए हैं, पिछले कई भागों में पढ़ते आए हैं और आप उसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करते आए हैं। इसलिए आप कक्षा 10 की क्लास में आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसकी ये विशेष रूप से किन जीवों के लिए बात कही जा रही है जो कि जैवमंडल में प्राप्त किए जाते हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। असंवेदना का अर्थ है कि जिसके बारे में हम बहुत अधिक मात्रा में सजग न होकर असावधानी के साथ उसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है, उसका दोहन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसलिए हम कह सकते हैं बाद की जैवमंडल पर खतरा मंडरा रहा है कि अगर जैवमंडल में पेड़ पौधों को अधिक से अधिक न लगाया जाए तो ये इनकी संख्या कम होती जाएगी। कुछ अनुमान यहाँ कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। ये बहुत ही एक बड़ा आंकड़ा है कि भारत में जो ऐसी स्तनधारी जीव जातियां हैं वे नष्ट होने के कगार पर हैं और कुछ पेड़ पौधे भी इस प्रकार से हैं। जिसमें से हम एक उदाहरण ले लें तो उपजातियों से नाजुक अवस्था में हैं
और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसीगनिस, महुआ की जंगली किस्म जिसको कहते हैं, और हुबड़िया हेप्टान्यूरोन, घास की एक प्रजाति है, ऐसे पौधे शामिल माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो 20 से 10% के स्थान पर देखने को मिलते हैं। 10% वन वनस्पतियां और 20% यह स्तनधारी जीव हैं। एक क्रियाकलाप में आप समझेंगे कि आपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचित कहानियों के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में पता लगाइए। ये आपका एक क्रियाकलाप है, इसको पढ़ें और उसके बारे में पता लगाएं। कहानियाँ तो आप पढ़ते ही हैं, अनेकों कहानियाँ, उसको पढ़कर पता लगाइए कि एक दूसरे का प्रकृति से क्या संबंध रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जब मनुष्य कुछ सीख रहा था पाषाण काल को लेकर, तो उसमें उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो केवल पत्थरों के बारे में पहले जाना, फिर आगे चलकर उसने पेड़ पौधे वनस्पतियों को समझा, छालों का प्रयोग किया और आगे चलकर कृषि कार्य करता रहा। उसको अग्नि के बारे में जानकारी हुई, फिर कृषि कार्य करने के लिए उसने जीवों का सहयोग लिया, इसमें से बैल, भैंसा या अन्य जीवों का सहयोग लिया। घास फूस को काट कर, लकड़ी को काट कर घर बनाना सीख गया, गुफाओं में पहले रहता था। तो इसमें हम इस क्रियाकलाप में समझ पाए होंगे आप कि एक दूसरे की जो निर्भरता है मनुष्य और प्रकृति का, ये आप समझ पाए होंगे। और इसी तरीके से आप कहानियाँ बनाकर इसको एक प्रैक्टिकली तौर पर अध्ययन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये तमाम प्रजातियां आप समझ पाए होंगे कि देखने को मिलती हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी पर कई 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई गई हैं पृथ्वी पर, जिसमें से कई जीव जंतु अपना जीवन परित्याग करते हैं और दूसरा जीवन प्राप्त करते हैं। तो इसको लेकर बात कहा जाए तो यह भी देखने को मिलता है कि उन जीवों का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ जीवों के बारे में तो जानकारी जिसकी हम सूची बना सकते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसकी सूची हम नहीं बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसे प्राण जातियों के बारे में, ऐसे कीटों के बारे में। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिसको हम जानते हैं उसी की सूची बनाते हैं और वही हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि वह जीव कौन से हैं जिनके बारे में हमें जानना है और कौन से ऐसे जीव हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर देखते हैं। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में कैसे विभाजित किया गया है। ये एक सर्वेक्षण है जिसमें आप समझ पाएंगे कि इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है और इसकी उपयोगिता क्या है। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जो अपने जीवन काल में रहते हैं परंतु उनकी सामान्य भूमिका देखने को मिलती है। एक चित्र आप देख पा रहे होंगे, 2013 के संघन वनों के क्षेत्र में 30,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। यह वन क्षेत्र की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि इसमें वृक्षारोपण कार्य बहुत तेजी से अग्रसर हुआ और इसके पहले यहाँ पर इस तरीके का वातावरण देखने को मिल रहा था, जो कि जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में जंगलों को काटा गया था और यहाँ पर गृह कार्य बनाए गए थे, औद्योगिक केंद्र खोले गए थे। तो गृह कार्य भी हुए थे इसमें, जिसमें से आप घर, मकान इत्यादि को समझ सकते हैं। आपको एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताएं कि लुप्त होने वाले जीवों में भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.82 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल माना गया है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव, जो कि ये सुंदरवन डेल्टा पे देखने को मिलते हैं बहुत कम मात्रा में, 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस 2015 में पता चला कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में
भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसमें वनों की भागीदारी मानी जाती है वह 24.16% मानी जाती है। तो ये सर्वेक्षण से पता चलता है हमें कि वनों की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है और हमें वनों में वृद्धि करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर निर्भर हैं जो हमें जीवन में बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्रदान करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि वह कौन से ऐसे जातियां हैं जो अधिक से अधिक मात्रा में हमें लाभान्वित करती हैं परंतु उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसमें से पशु आप समझेंगे साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि ये जातियां मानी जाती हैं जो कि हमारे जीवन में उपयोगी है परंतु इनकी संख्या कम होती जा रही है। संकटग्रस्त जातियों में देखें तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिस विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन माना जाएगा, जिसमें से काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के एक अहम उदाहरण आप समझ पाएंगे कि देखने को मिलते हैं। इसमें से ये जातियां अब संकटग्रस्त मानी जा रही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुवेद वैल्यूरेबल जो जातियां हैं ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों में श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इनकी संख्या है परंतु धीरे धीरे घट रही है, तो इसलिए इसको हम सुवेद में रखते हैं। परंतु अगर इस पर कोई नियंत्रित नहीं स्थापित किया गया तो ये मान लिया जाएगा कि इनको हम संकटग्रस्त जातियों में रखें। ये वे जीव हैं जिसमें से नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो कि नष्ट होने के कगार पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम मानी जाती है। सुभेद से भी इनकी प्रभावित होने वाली विषम परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। इसको स्थानिक जातियां हम मान सकते हैं जो एक क्षेत्रीय स्थान पर देखने को मिलते हैं, किसी भी एक प्रमुख क्षेत्रफल पर हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं लुप्त जातियों के बारे में। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जा गई हैं। यानी जब इनको खोजा गया तो इनकी बहुत अधिक मात्रा में स्थिति को देखा गया तो संख्या नहीं प्राप्त हुई जो जिन स्थान पर ये जातियां रहती थी, इसलिए इनको लुप्त जातियां माना जाने लगा। मान लीजिए कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु हैं तो वहाँ पर जब खोजा गया तो वे वहाँ पर बहुत कम मात्रा में देखने को मिली। ये उपजातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो जा रही हैं। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख को प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं। अब एक छोटे से निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे और एक प्रश्न बनता है कि एशियाई चीता ये सब कहाँ पर चले गए। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता को माना गया। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य भी इसको माना गया जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। परंतु आमतौर पर यह धीरे धीरे इसकी पाई जाने की स्थिति कम होती जा रही है। आमतौर पर भ्रम है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए दिखाई देते थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो 1952 से लेकर आगे 20वीं शताब्दी तक यह देखने को मिला कि जो ऐसी जातियां जिनकी एक विशेष पहचान थी वह अब वर्तमान में बहुत ही यदा कदा देखने को मिलते हैं। तो इस
शोध के माध्यम से, इस शोध के अध्ययन से यही पता चलता है कि हमारी वर्तमान स्थिति में जो वन्य जीव हैं वह बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं और वन की संख्या भी कम होती चली जा रही है। एक प्रश्न बनता है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। हमें यह जानने की जरूरत भी है कि कारण का क्या है आखिर कि हमारे पृथ्वी पर ऐसे जीवों की कमी होती दिखाई दे रही है। तो मूल कारण हम यही समझ पाएंगे, उसका उत्तर यही देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले वनों की जो कमी है उसे दूर करने की जरूरत है। तो वनों की जब कमी होने लगी तो ये लुप्त होने लगे और इसके साथ साथ इनके रहने का जो वातावरण है, जो इनके लिए एक अनुकूल वातावरण होता है, वह सब नष्ट होते चले गए। इसलिए ऐसे प्राणी जातियों की संख्या कम होने लगी, जिसमें से हम एक डायनासोर का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि एक विशेष परिस्थितियों के अनुसार ना अनुकूलता बनाते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत हो गया, इसलिए वह नष्ट हो गया और अपना भोजन नहीं बना सका। यह इसका एक मूलभूत उत्तर हो सकता है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से हैं, उनको हमने संसाधनों में प्रयोग कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र में समस्त चीज़ों को दर्शाया गया है। कर्नाटक में पाए जाने वाले हाइड्रोमीटर्स कानरेनासिस ये जीव का नाम है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला अल्केंड्रा थ्रानकोरिया गेम्बल पोएसी, जिसका उपयोगी चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। एक वनस्पति है जिसको हम चटाई के रूप में बनाने में प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग, और टोकरी बनाने में। इसकी भी उपयोगिता धीरे धीरे और बढ़ी, परंतु इसकी संख्या धीरे धीरे कम भी होती दिखाई दे रही थी। एम्बेलिका राइबीज कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधियों में इसको शामिल किया गया। ये चित्र आपको देखकर लग रहा होगा। आगे कुछ जीवों के बारे में बात की गई है, जिसमें से आप समझ पाएंगे कि साइकेस बिडोमी डायर पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड, यह भी बहुत अधिक मात्रा में संकटग्रस्त हो गया। संकटग्रस्त में निकोबारी मेगा पोंड, यह भी संकटग्रस्त जातियों में है। और मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे कि गिद्ध भी वर्तमान स्थिति में आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। चील तो देखने को कुछ मिल जाएंगे, परंतु गिद्ध भी। और इसका एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि यह एक प्रमुख प्रक्रिया को देखें तो वर्तमान दृष्टि से देखें तो भारत देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकरण जिस जिस क्षेत्रों में हुआ, उससे रासायनिक क्रियाओं का जन्म हुआ और उसी से रासायनिक पदार्थ जब वायुमंडल में विलीन हुए तो वायुमंडल में विलीन होने के कारण यह सब जीव नष्ट होते हुए दिखाई दिए। ये आप चित्र पूरा समझ पाए होंगे। इस चित्र के अनुसार कुछ बातें हैं जिसको हम समझ पाएंगे। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में वनों और वन जीवों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीवों को नुकसान पहुंचाया। कारण क्या है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने इसका दोहन प्रयोग कर दिया तो हम भूल गए कि हमें जब जो चीज़ें जंगलों से प्राप्त होती चली आ रही हैं, वह इन जंगल के नष्ट हो जाने से, इस पर्यावरण को नष्ट हो जाने के बाद हमें कहाँ से प्राप्त होगी, इसको हम नहीं जान सके, इस प्रक्रिया को हम नहीं जान सके। इसलिए हमने क्या किया कि वनों को काटते चले गए, और वन जब काटते चले गए तो हमें रहने का स्थान तो मिला, औद्योगिकरण तो हुआ, परंतु वस्तुएं ही नष्ट होती चली गई और वातावरण भी दूषित होने लगा, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। यह एक प्रमुख कारण है जिसमें वनों को नुकसान पहुंचाने से हुआ है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से देखने को मिला। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। वन संसाधन जब कम होने लगे तो पृथ्वी का फैलाव तो हुआ, परंतु रहने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ गई, जिससे क्या हुआ कि कृषि कार्य को लेकर या लोगों की संख्या बढ़ने को लेकर ही ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि वन संसाधन कम होते चले गए। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किए जा चुके हैं। एक
सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चलता है कि 26,200 जो 1951 से 80 के बीच में यह क्षेत्रफल कम होते चले गए। जो वनों से थे ये किसमें परिवर्तित हो गए, एक कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूमी खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई से निम्नीकृत हो गए। कहने का अर्थ है कि झूमा खेती आप समझ पा रहे होंगे, जो जंगलों में किया जाता है, जिसमें जंगलों को काट कर वहाँ पर तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है और साफ करके वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है, इसको झूमा खेती कहते हैं। परंतु इसको स्थानांतरित कृषि भी इसलिए माना जाता है कि बहुत समय तक वहाँ पर लोग खेती करते हैं और ये खेती करने का काम जंगली लोगों का था पहले, जो जंगल में रहते थे। तो आप समझेंगे कि जब अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ 19वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी आते आते उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने किया कि धीरे धीरे भारतीय ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बनाया जो कृषि कार्य करते थे, जंगलों में रहते थे। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में उसने यही कार्य किया अंग्रेज ने कि लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दिया कि वो जंगलों में नहीं जा सकते, वहाँ पर रह नहीं सकते, अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, जिससे उनका जीवन काल धीरे धीरे जंगलों से समाप्त होते हुए आगे बढ़ गया, सिमट कर रह गया और वे कृषि कार्य भी अपना वहाँ से बंद करते हुए नजर आए। और इससे उसको लाभ क्या हुआ अंग्रेज को कि जो लकड़ियाँ विशेष महंगी हुआ करती, जिसमें से देवदार, कैक्टस या सागौन या चंदन की लकड़ी, उसका बहुत अधिक मात्रा में वह निर्यात कर सके विदेशों में ले जाकर, इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया। परंतु भारतीय बहुत अधिक लोगों को, जो जंगली थे, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग माने जाते थे, जनजातियां थी, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और उसमें से बहुत लोग पलायन कर गए। तो इस पर क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जंगलों को साफ करने के बाद वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करने के बाद फिर बहुत समय के लिए इसको छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी हम समझ सकते हैं। आगे क्या हुआ कि ये सभी वनों की कटाई से, जिसमें से स्लैश और बर्न की खेती करने से यह सब देखने को मिला। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? इसमें एक अगला प्रश्न बनता है, आप सब समझेंगे, क्योंकि यह जो एनसीईआरटी पैटर्न है इसका अध्ययन प्रैक्टिकली रूप में किया जा सकता है। प्रश्नों का अध्ययन हम प्रश्नों के माध्यम से ही कर सकते हैं और यह एक ऐसा शोध है जो एनसीईआरटी पैटर्न है या पुस्तक ही है, जिसके माध्यम से हम समस्त चीज़ों का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप में आगे ले सकते हैं और सही शोध के माध्यम से सही ज्ञान का जन्म दे सकते हैं, सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? कहने का अर्थ है कि जो हमारे भारत देश में वन उपनिवेशी नीति है, जिसमें हम किसी चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं, क्या उसे दोषी मान सकते हैं? तो उसको दोषी मान सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उसी के आने से, उपनिवेशीकरण होने से ही हमारे भारत देश में वनों की कटाई ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्यिक क्रियाओं की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। कहने का अर्थ है कि अगर हम नई वृक्षारोपण नीति अपनाएंगे तो पुराने वृक्षों को काटना होगा, तो क्या होगा कि पुरानी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, वहां पर नई प्रजातियों का जन्म होगा। तो इससे यह एक सर्वेक्षण पता चला कि भारत देश में यह क्रिया होने से भी पुराने वृक्ष नष्ट होते दिखाई दिए। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देखने को मिलता है, इसलिए हमें वनों की सुरक्षा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है कि वनों को हमें सुरक्षा करना ही चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख
4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया गया है। कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे क्षेत्रफल को साफ किया गया और ठीक किया गया जिसमें परियोजनाओं को लागू किया गया, जिसमें नर्मदा सागर जल परियोजना भी मानी जाती है। परंतु इसमें कुछ नुकसान यह देखने को मिला कि बहुत अधिक मात्रा में जो नदी के ऊपर बांध बनाए गए और उस नदियों के जल को बहुत दूर तक ले जाया गया, उससे यह तो फायदा हुआ कि कृषि पद्धति में सुधार हुआ, परंतु उसके टूटने से यह बात आई कि पूरा का पूरा एक जो जंगल वनी प्रक्रिया है वह बाधित देखने को मिली, क्योंकि वह सब जलमग्न हो गई। इससे यह बात बर्बादी के रूप में देखने को मिलती कि बर्बाद हो गया उतना वातावरण। और यह जो टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में बक्सा नाम का, इसमें डोलोमाइट के खनन के कारण यह बात देखने को मिली कि प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने को अधिक मात्रा में देखने को मिला कि जो प्रजातियां थी उसमें से उनको नुकसान हुआ, उनके घर नष्ट होने लगे खनन कार्य के कारण, और आवागमन में बाध्यता देखने को मिली कि उनके आवागमन नष्ट होने लगे। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमें लकड़ी को काटने के बाद ये तो फायदा होता है कि पशुचारण बढ़ जाता है और ईंधन भी प्राप्त होते हैं, परंतु वन की कटाई तो वहाँ पर हो रही है, वन तो नष्ट हो रहे हैं। तो वनों को हम जितना काटें उतने अधिक मात्रा में वनीकरण भी किया जाए तो ये एक दूसरे के रूप में चक्रीय अवस्था में हो जाएगा। परंतु हम वनों को काट तो रहे हैं लेकिन वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं उस मात्रा में, इसलिए हमारे पृथ्वी से वन की कमी होती दिखाई दे रही है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती हैं, ना कि पूरे पेड़ को काट कर। हमें क्या करना चाहिए कि लकड़ियों की प्राप्ति पेड़ों की टहनियों से करना चाहिए, ना कि वृक्ष को ही काट डालना चाहिए। और वर्तमान में यह पारिस्थितिकी प्रक्रिया में देखें तो ये बहुत ही मूल्यवान है, इसमें कई पदार्थों के संचयन भी देखने को मिलते हैं, परंतु हमें शहरी औद्योगिकरण के चलते हम इसको एक महत्वपूर्ण योगदान न देखते हुए इसको नष्ट करते चले आ रहे हैं, वन को ही खत्म करते चले आ रहे हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं, इसलिए हमें इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। अब आप कुछ चीज़ों को समझेंगे जिसमें से ये बात देखने को मिलेगी आपको। हिमालयन यव ये एक प्रजाति है जो संकट में है। हिमालय यव अर्थात चीड़ का जो एक वृक्ष होता है, चीड़ की एक प्रकार सदाबहारी वृक्ष है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं और वनों की क्या वैरायटी है, कितने प्रकार के वन पृथ्वी पर हैं। पहले हम वनों के बारे में जान लें कि वन की विशेषता क्या है और जीव जंतु उसमें कैसे निवास करते हैं, फिर हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वन पृथ्वी पर हैं और कहाँ कहाँ पर वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, ये चीज़ें समझेंगे। पहले हम ये कुछ NCERT के आधार पर ही चीज़ें जान लेते हैं और फिर इसको हम डिस्क्राइब में भी या संक्षेप में भी समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे। चलिए समझते हैं। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, चीड़ के ही प्रजाति का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधि पौधा भी इसको हम समझ सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों में भी यह देखने को मिलता है। पेड़ की छाल तथा टहनियाँ इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह चित्र आप जो देख पा रहे हैं, यह चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि सांध घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए, यानी बांस की नर्सरी लगाती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। और कहाँ पर ये आदिवासी है, सांध घाटी के मुखली नर्सरी क्षेत्र में आदिवासी युवतियां। और दूसरे चित्र में देखिए कि छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती हुई आदिवासी महिलाएं दिखाई दे रही हैं। जो जंगल में पाई जाने वाली तमाम प्रकार के फूल हैं, पौधे हैं या और भी चीज़ें हैं, पत्तियां हैं, वनस्पतियां हैं, उसको ये जंगली
आदिवासी महिलाएं बेच रही हैं बाजारों में ले जाकर। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, चित्र संख्या 2.3 में। और इसमें एक और भी आपको देखने को मिल रहा है कि सूखी पत्तियां महिलाएं क्या कर रही हैं कि सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं उसको एक स्थान दूसरे स्थान ले जा रही हैं बिक्री करने के लिए। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में इनका एक प्रमुख साधन है। तो जब अंग्रेज आया तो उसने क्या किया, इसको सब नष्ट करते हुए दिखाई दिया था 16वीं शताब्दी में। तो इससे लोगों का व्यवसाय छिन गया था। इसीलिए भारत को यह बात आई कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के छिड़ाव के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने जान को जोखिम में डाला और आज़ाद होते हुए दिखाई दिए। तो इसलिए आप समझ पाएंगे कि भारत में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला एक प्रमुख कारक है वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, वाखेट, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। जिसमें जंगली जानवरों का अगर हम नष्ट करते जाएंगे, जंगली जानवरों को नष्ट होने से या पर्यावरण के विनाश होने से हमारा क्या हुआ कि वायुमंडलीय प्रदूषण जन्म ले लेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी पृथ्वी और हमारा जैवमंडल दूषित हो जाएगा। इससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इसे हमें बना के रखना चाहिए। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोष अत्यधिक जनसंख्या को माना जाना है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। यानी हमारे भारत की तुलना अगर अमेरिकी नागरिकों से करें, हमारे भारतीय लोगों की तुलना, तो 40 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ का एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का नागरिक है और वहाँ एक निम्न क्वालिटी का नागरिक है, वो दोनों में एक समान अंतर 40 गुने का भी अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन पर 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं देखने को मिलती। इसके द्वारा आप समझ पा रहे हो कि भारत में जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काम हो रहे हैं वो बहुत ही कम अवस्था में है, जो विदेशों की तुलना में कम माने जाते हैं। हमारे लोग वृक्षारोपण तथा पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में उपयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है, इस टिप्पणी के माध्यम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो चुके हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि कीमतें, पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो 70% धरातलीय जल की बात की जा रही है कि धरातल पर 70% जो जल है वो सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो पृथ्वी पर पर्यावरण की क्रियाओं को देखें तो उसमें पेड़ पौधे, जो जैवमंडल है, पेड़ पौधे वनस्पतियों को बहुत अधिक मात्रा में नष्ट किया जा रहा है, जिससे जो अकाल पड़ने की क्रिया है वह जन्म लेती है। क्योंकि भारत देश में मानसूनी क्रियाएं कम होती चली जाएंगी आगे चलकर, और जल वर्षा जब कम होगी तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जिससे यह 70% मात्रा में देखने को मिल रहा है। और इससे क्या होगा कि 40%, जैसे आपको बताया कि 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं। मैंग्रोव जनजातियां जो पेड़ पौधों की है वो 40% सब समाप्त होती जा रही हैं और जंगली जानवर शिकार के कारण सब नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का जो आपसी समन्वय है पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर वह सब समाप्त होता दिखाई दे रहा है। तो एक प्रमुख आंकड़ा जो आप इसको समझ पाए होंगे। अब आप अगले चरण में पहुंचेंगे तो क्रियाकलाप देखेंगे। देखिए, हमें इस बुक की सहायता से समस्त चीज़ों का अध्ययन करते हुए प्रैक्टिकली क्रियाकलाप को भी समझना है, नहीं तो हमें लेसन पूर्णतया समझ नहीं आएगा कि हम इसको कैसे समझें। जब आपका पूरी बुक समाप्त होती रहेगी, अब मैं आपको क्या करूँगा कि प्रत्येक लेसन वाइज, पहले तो हमने ये सोचा था कि मैं पूरा का पूरा लेसन पूरी बुक खत्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर को
रिपीट कराऊंगा, परंतु मैं अब एक एक लेसन वाइज आपको प्रश्न उत्तर का जिग्राह करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लेसन वाइज प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा उचित माना जाता है। और जो भी लेसन आपके पीछे रह चुके हैं, जिसमें प्रश्न उत्तरी नहीं हो पाई है वन लाइनर, उसको भी हम ऐड करते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी हैं जिससे जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाइए। इसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि हमारे आसपास में ऐसी कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं। गतिविधियां ये हो सकती हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी तो नहीं है जिससे हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। जैसे हम लघु उद्योग की बात कर ले, या कुटीर उद्योग की बात कर ले, या बड़े पैमाने के उद्योग की बात कर ले, या जो ईंट उद्योग है वह भी एक अहम भूमिका निभाता है प्रदूषण को फैलाने में। भले ही उसमें कई चीज़ों का एक संगठित करके बनाया गया हो, जिसमें उत्खनन की प्रक्रिया जन्म लेती है, पेड़ पौधे नष्ट किए जाते हैं और धुआं धक्कड़ रासायनिक प्रदूषण भी देखने को मिलता है। तो ये आपके आसपास में है, तो उसको आप बना सकते हैं सूची कि हमारे आसपास में जैव विविधता को बनाने में, या जैव विविधता कम होती जिससे दिखाई दे रही है, जैव परिवर्तन जिससे कम दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लिख सकते हैं। इस पर एक टिप्पणी भी लिख सकते हैं, इन गतिविधियों को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं जिसमें जैव विविधता में अंतर आ जाए, जो जैव मंडल है सुरक्षित हो जाए, जिसमें हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं और उसको सिंचित कर सकते हैं, जलाशय का निर्माण कर सकते हैं, जिससे जल मंडल या वहाँ का जो अर्धोभौमिक जल है वह सुरक्षित रहे। ऐसे कई उपायों को हम एक सूची बनाकर कर सकते हैं। यह एक विद्यालय वर्क है जो बच्चे स्वयं अपने द्वारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों और वन जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। अगर हम देखें कि वन तथा वन जीव को हम केवल जीव विज्ञान के द्वारा ही पढ़ें और समझें, तो ये सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। हर विषय में इसको हम पढ़ सकते हैं, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका जीव विज्ञान हो, सब में हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैव संसाधन जो है इसका विनाश सांस्कृतिक हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी सभ्यता संस्कृति उस टाइप की नहीं होगी तो इसका विनाश होना संभव देखा जाएगा। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं, नष्ट होने के गार पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल, अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। कारण ये है कि हमारे भारत देश में कोई अमीर वर्ग है तो कोई गरीब वर्ग है, कोई मध्य वर्ग है। हर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हमें लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा भारत देश यह कहा जा सकता है कि विकासशील है। इसमें हर वर्ग की एक अहम भूमिका है। तो जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वह क्या करे कि इस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भूमिका निभाए इस कार्य में, तो ये सजगता इसमें हो सकती है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि खाना, चारा, जल इत्यादि ये सब चीज़ पर ये निर्भर हैं। तो इसको हमें मेंटेन करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ठीक कैसे होगा? औद्योगिक कार्य करके। ऐसे औद्योगिकरण होने चाहिए जिसमें से धुआं धक्कड़ या किसी भी प्रकार से पर्यावरण को दूषित करने वाला काम ना हो। और समाज में सामाजिक प्रक्रिया को बदलने के लिए हमें लोगों को बदलना होगा, उनके रहन सहन को बदलना होगा, उनके खान पान को बदलना होगा, तब जाके ये सब चीज़ें बदल पाएंगी। जो कि हमारे लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना और चलकर उस क्षेत्र का एक अवलोकन करने के बराबर है कि उसको हम चलें और अवलोकन करें, समझें, समझकर उस कार्य को करें। तब इस तरीके से इसको हम आप समझ सकते हैं। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि 10 किलोमीटर चलकर जब महिलाएं पैदल जाकर काम करेंगी और समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो उनके बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा और उनके ऊपर स्वयं बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वन कटाई के परोक्ष परिणाम, जो वर्तमान के परिणाम हैं, उस पर नज़र डालना चाहिए। परोक्ष परिणाम
जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीबी तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। टोटली यही कह सकते हैं कि इस बात को लेकर कि गरीब तबका जो है वह अपने लिए स्वयं से तटस्थ हो, एक्टिव हो और अपने जीवन को कैसे जीना है वह समझे, तभी हमारे भारत देश से जो गरीब तबका है उसका निवारण हो सकता है। सूखा, बाढ़ या जो भी जिसके कारण वह प्रभावित हुआ है उससे वह निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में वन और वन जीवन संरक्षण के बारे में समझते हैं। इसके पहले आप समझे होंगे कि किस तरीके से हमारे भारत देश में वनस्पतियां पाई जाती हैं और किस तरीके से हमारे जीवन में वनों का उपयोग है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग प्रभावित हैं वनीकरण के नष्ट होने के कारण, और कौन कौन सी प्रजातियां हैं हमारे जीवन में जो बहुत अधिक भूमिका निभाती हैं, जो जीव हैं वह नष्ट होते जा रहे हैं, उनका जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है, ये समझ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए आप समझते हैं कि भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी अभी भी पारिस्थितिक फलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर होता है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान बनाए गए थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन जीवन आवासों का कानूनी रक्षण कर तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने के अधिक बल प्रभाव में आए। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन जीवन पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी जन्म दिया तथा उनकी घोषणा की और कहा कि जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षा करना तथा उनको संकट से निकालना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल शामिल थे। आजकल आप समझेंगे एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून की रक्षा करना माना गया। इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस 2-4 लाइनों के अध्ययन के बाद आप समझे होंगे कि हमारे भारत देश में जीवों के संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें से प्रमुख रहे। अब आपको हम बताएंगे कि बाघ परियोजना भारत में कैसे लागू की गई, उसका क्या उपयोग रहा। वन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। आप समझ पाएंगे कि 1973 से लेकर 20वीं शताब्दी में 55,000 से घटकर 1,827 रह गई। इसका क्या कारण रहा, इसको हम समझेंगे। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती हुई संख्या का एक प्रमुख कारण माना गया। आप समझ पा रहे हो कि बाघों को इतना ज़्यादा मात्रा में हमारे जीवन में प्रयोग के लिए लिया गया, जिसको हम जीव संसाधन के रूप में देखते हैं। यही एक कारण बना जिससे 55,000 से संख्या घटकर 1,827 मानी जाने लगी। तो इस तरीके से बाघों की संख्या में गिरावट आई। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त
होने की कगार पर पहुंच गए। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के एक प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। इन समस्त जो अभयारण्यों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, यह सब टाइगर रिजर्व के रूप में है और जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो 1973 से भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस सर्वेक्षण को जानने के बाद आप समझ पाए होंगे, इस बाघ परियोजना के बारे में आप जानने के बाद यह समझ पाए होंगे कि 1973 से ही भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया, जिससे टाइगर रिजर्वों की स्थापना हुई और कई अभयारण्यों की स्थापना हुई, जिससे पूरा का पूरा जीवों की सुरक्षा के लिए काम प्रारंभ हो पाया। ये उनकी संकटग्रस्त जातियों को निवारण के रूप में देखा जाने लगा। अब आप एक और चीज़ समझेंगे कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है और उनका जो महत्व है उसको समझा जा रहा है, और कीटों को सुरक्षा में एक अहम योगदान निभाया जा रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। कहने का अर्थ है कि इनके जीवन काल में वृद्धि करना, जीवन काल का अर्थ है कि इनकी जातियों में वृद्धि करना, इनके रखरखाव में वृद्धि करना, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अधिक मात्रा में सूची तैयार करके इनके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो 1980 और 86 तथा 1991 में भी जो पौधों की जातियों में बदलाव लाया गया कि उनकी जातियां जो हैं और अधिक मात्रा में आगे बढ़ें। ये अगला क्रियाकलाप है जिसको आप समझेंगे। भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। यह गृह कार्य के रूप में है, जिसको आप क्या करेंगे कि एक मानचित्र लेंगे जो भारत का पूरा मानचित्र होगा। उसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनाएंगे पहले आप अपनी कॉपी में, और कॉपी में बनाने के बाद उनको आप उन राज्यों में अंकित करेंगे, चिन्हित करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको चिन्ह के माध्यम से अंकित करेंगे और वहाँ पशु विहार का नाम दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो इसमें वर्णित किया गया है, जो भी और बाकी रह गए, ये आपका एक क्रियाकलाप होगा जो कि मानचित्र के माध्यम से आप करेंगे, जिससे आपका एक संपूर्ण प्रैक्टिकली ज्ञान वृद्धि होगी। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, इसके बारे में अब आप समझेंगे। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमें संसाधन को संरक्षित करना है, वन जीव संसाधनों को, तो उन्हें हम कई भागों में बांट सकते हैं ताकि उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके और उन्हें प्रबंधन के तरीके से उनके वृद्धि में सहायता प्रदान कर सके। इसलिए उनको हम कई वर्गों में बांटते हैं। तो पहला है आरक्षित वन, कि हम ऐसे कौन से वनों को रखें जिसको हम आरक्षित कर दें कि उनकी कटाई पर रोक लगाई जा सके या उनके दुरुपयोग पर रोक लगाया जा सके, उनके दोहन पर रोक लगाया जा सके। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक
वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात मानी जाए, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि उनका दुरुपयोग ना हो, दोहन ना हो, इसलिए उनको मूल्यवान हम मान सकते हैं। यह घड़ियाल ऑन द ब्रैंक, जिसको आप देख रहे हैं कि इसमें घड़ियाल का एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए कुछ चित्र इसमें आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यह भी एक प्रकार का एक साक्ष्य है जो कि दुर्लभ प्रजातियों में देखा जा सकता है, या इनकी रक्षा के लिए कार्य किए जा सकते हैं, जिनके निदान के लिए। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि जो पशु विहार है उसमें हम तमाम जीवों की रक्षा करते हैं। द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन एट इट्स लोएस्ट सिंस द 1970s। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू। इस संक्षेप में जो चीज दी गई है, इस वाक्य से संबंधित बात आप समझ पाएंगे कि जो घड़ियाल है, क्या ऐसा कारण बना, क्या ऐसा प्रदूषण हुआ जिसके कारण 1970 में ये घड़ियाल की संख्या कम होती चली गई, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन बी डू, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। इस समाचार पत्र के द्वारा जो इसमें एक कटिंग आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्षित वन के बारे में जानते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में 1/3 वन ऐसे हैं जो बहुत रक्षित माने जाते हैं, जिनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व पर होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। यानी ऐसा क्षेत्रफल जो बंजर भूमि, जो बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ नहीं है, या जो व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व पर आधारित भी माना जाता है, या अवर्गीकृत, जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, उसको कई वर्गों में बांटा नहीं गया है, उसको भी हम अवर्गीकृत वन में रख सकते हैं, जो कि बंजर भूमि में आता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्र का भी 75% माने जाते हैं। यानी जो उस क्षेत्र की कुल भूमि है उसका 75% केवल वन ही देखने को मिलता है। यानी सबसे अधिक भारत में वनों की जो प्रजाति देखने को मिलती है, सबसे अधिक वन जो देखने को मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में ही माने जाते हैं। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर, फिर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र इसमें अनुपातित रूप में शामिल किए गए हैं। जो कि बड़े वन अभियानों के तहत देखा जाए कि बड़े वन क्रम श्रेणी में जो रखे गए हैं वह एक क्रम है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय में प्रबंधन में है। जैसे आप समझ पाए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो रक्षित वनों की नहीं रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में वहां पर वनीकृत है, इसलिए उसको हम रक्षित करेंगे। परंतु पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत, जिसको किसी रूप में बांटा नहीं गया कि किस में रखें, रक्षित में रखें कि ना रक्षित में रखें या बहुत अधिक उपयोगी में रखें, उसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, इसलिए उसको हम अवर्गीकृत वन में रख सकते हैं। तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में भी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको स्थानीय प्रबंधन में रखा जाए। समुदाय और वन संरक्षण, ये अगली हेडिंग है, इसको आप समझ पाएंगे कि समुदाय और वन संरक्षण, इसको समझेंगे कि सामुदायिक रूप से वन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी शामिल उसमें माने जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सरिस्का बांध रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष
रत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार कर रहे हैं। इस हेडिंग के माध्यम से यह पता चलता है कि सामुदायिक रूप से यानी एक ग्राम के माध्यम से या एक पूरी टोली के माध्यम से या एक ब्लॉक के माध्यम से पूरा का पूरा क्षेत्र या एक जिले के माध्यम से वहाँ पर वनों का संरक्षण करना तथा वहाँ पर जीवों के रखरखाव की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण जो योगदान निभाता है, उसी को हम सामुदायिक रूप से वन संरक्षण के मामले में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी गई है। भूमि भैरव देव डाको सोचूरी घोषित कर दी गई, जिससे अपने ही नियम कानून को मानते हुए शिकार वर्जित कर दिए गए हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचा लिया गया है। कहने का अर्थ है कि 1200 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य कोई नहीं कर सकता है और वह एक प्रकार से वन सक्रिय भूमि को उसमें घोषित कर दिया गया है कि इस पर कोई और भी कार्य नहीं कर सकता है और न इस पर कोई घुसपैठ कर सकती है। यह वन जीवन को बचाने के लिए एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई गई है। इसमें आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविधता और दुर्लभ जातियों की संपत्ति है। इस पर एक वक्तव्य लिखा गया है जिसको हम समझेंगे। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना मानी जाती है, जिसको एक जनजातीय विश्वास भी कह सकते हैं, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोगों की घुसते तथा न ही कि किसी और को छेड़छाड़ करने देते। कहने का अर्थ है कि हमारे भारत देश में पुरानी परंपरा को रीति रिवाज को लेकर यह माना जा रहा है कि जो पुराने वृक्ष पौधे हैं जिनको हमें अपना देवी देवता मानते चले आए हैं, जिसमें से पीपल है, वट वृक्ष है, ये सब के सब जो कि छोटा नागपुर तथा मुंडा जनजातियों में देखने को मिला कि ये पीपल की वृक्ष की पूजा करना या अन्य वृक्षों की वट वृक्ष की पूजा करना, उसको पवित्र मानना, उनका संरक्षण करना, ये प्रमुख रूप से हमारे भारत देश की परंपरा को देखने को मिलता है। इसमें से कुछ स्थान पर हम देखते हैं कि राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नील गाय और मोर के झुंड देख सकते हैं, जहां पर समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे भारत देश की संरक्षण नीति भी है और संस्कृति भी है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जो इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखे जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण की मदद करते हैं। हमारे आसपास में कुछ रीति रिवाज परंपराओं को हम लेकर समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया या बरगद का वट वृक्ष जिसको कहते हैं, ऐसे वृक्षों की सुरक्षा की जाती है, उसको काटने पर वंचित किया जाता है और जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें से वट सावित्री व्रत पूजन एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे कई लेख बनाकर आप अपने इस क्रियाकलाप को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेसन की अगली जानकारी समझते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1953 के आसपास में ही देखने को मिलती है और 1953 से लेकर 66-67 तक इस बात की प्रक्रिया जन्म ली और आगे चलकर इसे 1988 में भी लागू किया गया, जिसमें चिपको आंदोलन का अर्थ है कि लोग क्या करते थे कि पेड़ों पर चिपक जाते थे और चिपक कर बोलते थे कि आप हमें पहले काट डालिए, वृक्षों को बाद में काटिए। इसका अर्थ है कि वृक्ष हमारे देवता स्वरूप हैं, जो हमें पेड़ पौधे वनस्पतियों के माध्यम से तमाम प्राकृतिक चीज़ें प्राप्त होती हैं और हमारे जीवन को पारंपरिक रूप से सहज बनाते हैं। इसलिए हमें पहले नष्ट कर दीजिए वृक्षों को, बाद में। यह एक चिपको आंदोलन हिमालय में प्रसिद्ध देखने को मिला। आगे चलकर यह बात समझ में आती है कि बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन किया जा सकता है।
प्रयोग के बिना भी विविध फसल का उत्पादन जारी रख सकते हैं। व्यवहार्य रूप में कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षैतिज वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षैतिज वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले समुदाय माध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होती है तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार माने जाते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से साख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने की अभी देरी है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। कहने का अर्थ यह है कि पेड़ की रक्षा करना हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वृक्षों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, इसके लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम संचालित करने चाहिए, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिले लेवल पर या राज्य लेवल पर, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके और इसमें हमारे देश के समस्त नागरिकों का एक अहम महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, ताकि हमारा यह वायुमंडल, जयमंडल, जलमंडल सब का सब बचा रह जाए और आगे चलकर हमारा जीवन काल और भी समय तक यह सभ्यता जीवित रहे और औद्योगिकरण को प्रदूषित युक्त न बनाकर अब प्रदूषण यानी प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाए। इस तरीके से हमें कार्य करने चाहिए और संरक्षण के कई उपाय अपनाने चाहिए, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अन्य जातियों और अभ्यारण्यों को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो इस लेसन में आपने यही सब चीज़ें समझा कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसमें रहने वाले जीवों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता देखने को मिलती है, तथा उसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वनों में, उनका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, कैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उनका बचाव कर सकते हैं और ऐसी लुप्त जातियों के बारे में हम उनका संरक्षण कर सकते हैं तथा लुप्त जातियों को बचाने के उपाय कर सकते हैं। मृदा संरक्षण, भूमि संरक्षण या वन संरक्षण या जीवों का संरक्षण, वनस्पतियों का संरक्षण, ये समस्त बातें हम समझ सकते हैं और उसको रक्षित कर सकते हैं। इस समस्त बातों का अध्ययन वन एवं वन जीव संसाधन इस दूसरे लेसन में आपने कक्षा 10 SST की क्लास में समझा। गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में एक बात कही, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यथार्थ यही है कि वृक्ष जो होता है हमें सब कुछ प्रदान करने के बाद भी हमसे कुछ नहीं मांगता है। जिस प्रकार से नदियाँ जल तो हमें प्रदान करती हैं परंतु हमसे कुछ नहीं मांगती हैं, जिस प्रकार से धरा वसुंधरा है वह हमें सब कुछ प्रदान कर देती है परंतु हमसे कुछ नहीं मांगती। इसी पर एक बात कही गई है, वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचरे नीर, परमा कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। यह बात प्रमुख रूप ऐसे है कि जो वृक्ष है वह कभी भी फल को नहीं भक्षण कर लेता, नदियाँ स्वयं का जल नहीं पी लेती और साधु अपने ज्ञान को दूसरे के लिए ही बांटते हैं, समाज सेवा में ही लीन रहते हैं। ऐसे कर्तव्य जो परमार्थ को शामिल होते हैं या हमारा जो पुरुषार्थ है दूसरों की सहायता के लिए ही होना चाहिए। इस तरीके से आपने वन तथा वन जीवों के बारे में समझा और इस पर जानकारी समझ पाए होंगे और अपने जीवन को दूसरे के लिए ही उपयोगी मानना चाहिए, जैसे समस्त प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इस लेसन में आप इतना पूरा का पूरा इस लेसन को संपूर्ण समझ पाए होंगे और इसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो के साथ प्रारंभ करूंगा, जो अभ्यास प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तथा कुछ और भी अभ्यास प्रश्न आपके साथ होंगे। और तब तक इस लेसन का आप आनंद उठाएं, अभ्यास करें, अध्ययन करें और आगे चल अपने भविष्य को निर्मित करें और भविष्य की कामना हेतु आप इसका अध्ययन करते रहें और भविष्य का निर्माण करें। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार मेरे दोस्तों एवं प्यारे भैया बहनों तथा सहपाठियों। आज हम आपको रूस की क्रांति से संबंधित अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस समय का आर्थिक व्यवस्था और समाज किस प्रकार से थे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि उस समय का किस तरीके से समाज और रूसी क्रांति के अनुसार थे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। कहने का अर्थ है कि लोग बहुत अधिक मात्रा में खेती बाड़ी का काम करते थे उसी समय जब 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ था। 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। जो यूरोप में 50 देश माने जाते हैं कि लगभग 50 देश हैं यूरोप में, परंतु 85% से अधिक जनसमुदाय किसी अन्य देश के पास नहीं था जो कृषि पर निर्भर हो। यह रूस के पास था। यह अर्थव्यवस्था के अनुसार समझ पा रहे होंगे आप। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी मात्र 40-50% से ही ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। 19वीं शताब्दी के अनुसार उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। यह दो ऐसे स्थान थे जहां पर बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिक काम किए जाते थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहे थे। इन कारखानों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 19वीं तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक केंद्र अपने चरम सीमा पर खुल रहे थे और उसमें उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, परंतु लगभग में थी। ज़्यादातर कारखानों में उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थानीय रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों के बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए रखने के लिए ऐसे संगठन बहुत थे। कहने का अर्थ यह है कि
महिला तथा पुरुष में यह अंतर था कि महिलाओं को वेतन कम दिया जाता था, पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता था, परंतु यह इतना ज़्यादा मात्रा में उनकी संख्या बढ़ चुकी थी कि उनसे 10 घंटे काम कराने के बजाय 12 से 15 घंटे काम करवाकर कम वेतन दिया जाता था। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे अपनी मांगों को लेकर, ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा किए हुए थे। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिलती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांस की क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़ी पैमाने पर देखने को मिली। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देते थे। इसका अर्थ है कि जो यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में किसान थे या जो कार्यकर्ता थे वे बड़े लोगों का हाँ हुजूरी कम करके अपने काम पर ध्यान देते थे और ज़्यादातर कृषि कार्य से संबंधित लोग पाए गए। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो रूसी किसान थे उनके मुकाबले जो अधिक मात्रा में जमींदार थे वे अपनी सत्ता को दिखाते थे क्योंकि वे जार से जुड़े हुए थे। इस स्रोत से आप समझेंगे, इस स्रोत का है उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर इसलानिकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिल इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहां सब के सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। कहने का यथार्थ है कि चुपचाप तरीके से कोई भी मीटिंग की जाती थी, जो कि यह एक क्रांतिकारियों का ही एक मुख्य भाग देखने को मिलता है जो आंदोलनकारी के रूप में माना जाता है और यह एक गुप्त स्थान पर की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में समाजवाद के बारे में समझते हैं कि रूस में समाजवाद की जो गतिविधि थी वह किस प्रकार से थी। अभी आपने समझा कि उस समय वहाँ पर जो सामाजिक अवधारणा थी वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर उसको समझा आपने। अब समाजवाद में सामाजिक तर्क क्या थे, लोगों के मानने क्या थे। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी।
कहने का मतलब है कि जो भी पार्टियां थी वह गैर कानूनी कानून के हिसाब से नहीं चलती थी। मार्क्स के विचारों, मार्क्स एक प्रकार के विचारक हैं और ये एक लेखक भी माने जाते हैं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, क्योंकि सरकार बहुत 4 वर्ष बहुत अधिक मात्रा में सशक्त था और गरीब लोगों के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि वह उनको अपने नीचे दबाए हुए था और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनसे कर लेता था और उनको खाने पीने की वस्तुएं कम प्रदान करवाता था। इस पार्टी का एक प्रमुख उदाहरण देख पाएंगे कि यह आतंक राज से संगठन के काम को थोड़ा सा बहुत तेज नहीं कर पा रही थी। इसी पार्टी का एक अखबार निकाला था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित करवाए थे। इस पार्टी का एक प्रमुख उद्देश्य था कि जो मजदूर है, श्रमिक वर्ग है, उसको हम क्या करें, एकत्रित करें और उनके द्वारा कार्य करवाएं तथा उनको आगे बढ़ने का उत्साह देने का काम करें। आगे चलकर क्या हुआ, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीनी प्रक्रिया को लेकर अपने आप को बहुत ही ग्रांड महसूस करते रहे हैं, वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग ही थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए ऐसा सोचने लगे। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुट नहीं हैं। यह बोल्शेविक दल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। लेनिन एकजुट नहीं है, वे बंटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम था, बोल्शेविक खेमे के मुखिया प्रमुख थे। सोचते थे कि जार राजा शासित रूप जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेन्शेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। दोनों में एक अलग अलग मतभेद प्रक्रियाएं थी, जो कि बोल्शेविक दल बहुत अधिक मात्रा में सशक्त था परंतु मेन्शेविक कम था, लेकिन सोच में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। चलिए अब समझते हैं उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति में क्या बदलाव देखने को मिले और क्या प्रमुख रूप से उसमें किसके कारण वहाँ पर इस गतिविधि को तैयार होते हुए देखा गया, उसके बारे में समझते हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। कहने का अर्थ है कि उस समय जब यूरोप में यह चल रहा था कि जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, तो उस समय भी रूस में राष्ट्रवाद प्रक्रिया का जन्म नहीं हुआ था, जो कि 1889 में फ्रांस में हो चुका था। निरंकुश राजशाही प्रक्रिया वहां पर चल ही रही थी। निरंकुश का अर्थ है जिसके ऊपर कोई भी अंकुश न हो, वह अपने द्वारा ही राष्ट्र को चला रही हो और किसी के ऊपर अपना ही आधिपत्य स्थापित कर रही हो और किसी की बातों को ना मान रही हो। तो यहाँ पर विपरीत दशा थी। 20वीं सदी के आते आते भी यहाँ संसद प्रक्रिया नहीं थी।
उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। जो उदारवादी दल थे, जो क्रांतिकारी दल थे, इसमें से मेंशेविक तथा बोल्शेविक दल माना जाता है। इसमें से लेनिन तथा क्रांस्की दो प्रकार के लीडर्स माने जाते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों मुस्लिम बहुलक इलाकों का भी समर्थन मिला। ये मुस्लिम बहुलक इलाके के जो समर्थक थे इनको जादीदियों कहा गया। और राष्ट्रवादी जैसे कि राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य करने वाले थे उनको राष्ट्रवादी कहा गया। जो रूस से जुड़े हुए दो दल थे वह राष्ट्रवादी क्रियाओं को जन्म दे रहे थे, जिसमें बोल्शेविक और मेंशेविक था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक ही गिरावट आ गई। 20% जो वेतन था उसमें कमी कर दी गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई, परंतु जो मजदूर संगठन था उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि उस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को ब्यूत-लो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे के लिए किए जाने वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल चालू कर दी। कहने का यथार्थ ये है कि जो हड़ताल होने का एक प्रमुख कारण था वह था उनके बातों को ना मानना, उनकी बातों के लिए उन्हें न मानना, कि उनकी जो प्रक्रिया है उनको क्यों वहाँ से हड़ताल से हटा दिया जाए या कैसे उनकी नौकरी पर ज़्यादा समय के लिए रखा जाए। इन सब बातों को लेकर जो जार वंश था उनके ऊपर विद्रोह कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर भी विद्रोह किया। इसी दौरान जब पादरी गैपान ने नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 3,000 घायल हो गए। यह विंटर पैलेस के आसपास की घटना है जो गैपान के नेतृत्व में की गई थी, जिसे हम 1905 की घटना के नाम से जानते हैं, जो खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह रविवार 1905 को घटित हुआ, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। यह एक प्रमुख प्रश्न भी बनता है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई, तो आप बता सकते हैं कि 1905 ईस्वी को यह घटना घटित हुई रविवार के दिन, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 300 से अधिक घायल हो गए। यह विंटर पैलेस जार का एक महल था, उसके सामने गोलियों के द्वारा पुलिस ने उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। आगे चलकर इसी का बहिष्कार भी हुआ और आगे चलकर विद्यार्थी जो थे नागरिक स्वतंत्रता को लेकर सब कुछ अपना पठन पाठन कार्य बंद कर दिए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। इस सभा को मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी जो शक्ति थी यह थी कि हमें अपने जो भी काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की मांग है उसको खत्म कर दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यानी जार वंश अपनी सत्ता को ना संभाल कर हमारे अनुसार कार्य करे, लोकतंत्रवादी प्रक्रिया को जन्म दे, निरंकुशवादी प्रक्रिया को जन्म न दे। इसलिए सभी लोगों ने, जितने भी व्यवसायिक, कर्मचारी, पदाधिकारी सब थे, विद्यार्थी, सब लोगों ने इस खूनी रविवार घटना के उपरांत ही नागरिक स्वतंत्रता को एक मुख्य मुद्दा मानते हुए इन घटनाओं को प्रेरित किया।
1905 की क्रांति के दौरान जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता सांसद ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्रियों कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा या सांसद को कहा जाता है। रूस की सत्ता में वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। निरंकुश स्वभाव का था, इसलिए वह यह नहीं चाहता था कि उसकी बात को माना जाए। जो भी श्रमिक थे, मजदूर थे, उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। इस तरीके से उसने अपनी गतिविधियों को हमेशा व्यापक प्रक्रिया में लाता रहा। इस तरीके से आपने समझा कि समाजवादी प्रक्रिया किस प्रकार से उसमें रही। अब आगे चलकर आप समझेंगे कि रूस में पेट्रोग्राद की क्रांति कैसे हुई, फरवरी के बाद का समय कैसे था। इन सब बातों को आप समझेंगे और समझेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध की क्या भूमिका थी जो रूस में देखने को मिली, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रूस में देखने को मिला। इस तरीके से वीडियो का आप अध्ययन भी करते रहिए और चीज़ों को समझते भी रहिए, क्योंकि NCERT जो पैटर्न है ये थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है, परंतु बहुत ही फायदेमंद होता है भविष्य को लेकर। फ्यूचर के लिए आपका जो भी तैयारियां रहेंगी, जो भी और आगे आप कार्य करना चाहेंगे, अभी तो केवल आप कक्षा 9 के SST के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपना योगदान इस पुस्तक के माध्यम से ले सकते हैं। जब इसका गहन अध्ययन वर्तमान में करते रहेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें आज आपने समझा, समाजवाद की चीज़ें जो समझा कि समाज की प्रक्रिया किस प्रकार से थी और सामाजिक अवधारणा कैसी थी, लोगों का मानना कैसे था राजतंत्र के खिलाफ या राजतंत्रशाही व्यवस्था जो जार वंश थी वहाँ पर उसके खिलाफ क्या उनको लगता था, अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। तो इन सब चीज़ों को आपने समझा और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप 9 और 10 की SST की क्लास निरंतर आप हमारे चैनल पर प्राप्त करते रहेंगे और यह लगातार चलती ही रहेगी, इसमें कोई बाध्यता नहीं आने पाएगी। और बीच में किसी कारणवश बाध्यता आती है तो उसको मैं लगातार फिर से आगे चलकर निर्बाध रूप से सुचारू रूप से चलाता रहूँगा और प्रयास करूँगा जितना हमसे हो सके, जितना जानकारी आपको मैं दे सकूँ इस YouTube के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से। और जो आपका यह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, 9 और 10 को मिलाकर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझने को मिल रहा है, जिसमें आप पूरा का पूरा वर्ल्ड संबंधी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जिसमें रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या जो एकीकरण है, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है, सब चीज़ें आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अध्ययन करिए, किताब का अध्ययन करिए। किताब को अध्ययन करने के बाद प्रश्न बनाइए, प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढिए, तब जाके कहीं आप इसमें पारंगत हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप अग्रसर होंगे, क्योंकि यह जो क्रांति है, इस क्रांतियों में भी यह वर्णन कराया गया है कि किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया और आगे बढ़े, जिसमें आप मेंशेविक तथा बोल्शेविक दो दलों को देख ही रहे हैं और इन दोनों दलों ने मिलकर कैसे क्रांति को आगे बढ़ाया, यह सब बात सामने आती है। तो आपसे मैं यही होप रखता हूँ कि आप आगे चलकर you can do it anything who has you have achieved. Then I would like please subscribe our channel and share and more everything you have you can tell me this video. आपसे यही अनुग्रह है कि आप इस वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्क्रब करते हुए अपने विचारों को शेयर करेंगे और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।